हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में बेटा हम लोग एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और हमने आपको एसिड की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज बताई थी। उसमें पहला हमने बताया था रिएक्शन विथ, ये सिंबल भी थोड़ा सा आप देखते चलो, ये आर एक्शन रिएक्शन सी के ऊपर एक बार बनाया है तो विद हो गया रिएक्शन विद मेटल। तो हमने कहा था कि जब मेटल की रिएक्शन एसिड से करते हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया था कि एक्सेप्शन के तौर पे आपको एक एसिड रखना है यार, और वो है HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड सिर्फ मन मांगे, याद रखेंगे, मन मांगे MnMg के साथ तो हाइड्रोजन गैस देगा, लेकिन इनके अलावा अगर कोई है एक्सेप्ट मन मांगे मैग्नीज और मैग्नीशियम के अलावा है तो हाइड्रोजन गैस ना देके वाटर बना लेता था। क्यों बना लेता था? क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये जो हाइड्रोजन बन रही है इस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करा देता था वाटर में। ठीक, इसमें भी आपको ध्यान रखना था कि ये जो मेटल होना चाहिए ये एबव हाइड्रोजन होना चाहिए इन रिएक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज में ये मेटल हाइड्रोजन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड हमने आपको रिएक्शन बताई थी कि एसिड के रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड तो हमने बताया था कि अगर कोई एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा बेटा तो इसमें भी सॉल्ट बनता था और सॉल्ट के साथ वाटर बन जाता था। ठीक है, इसमें हमने आपको कुछ चीजें पॉइंट बताया था याद करने को कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं, मेटल के ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं, एक्सेप्ट आपको दो याद रखना है, AN2O3 और अगला है ZnO। ठीक है, अच्छा, अगर इन दोनों में से भी आपको सेलेक्ट करना पड़े कि ज्यादा एम्फोटेरिक कौन है तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। ये दोनों कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्शन करें और बेस से भी रिएक्शन करें। ठीक, इसमें थर्ड रिएक्शन हमने पढ़ी थी, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। और हमने कहा था कि जब कोई भी एसिड कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से आप रिएक्शन कराओगे तो फिर से सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 गैस निकल जाएगी। ये CO2 गैस वाटर से रिलीज होती है तो बुलबुले बनते हैं, बुदबुदाहट की आवाज आती है और इसी को हम लोगों ने बोला था इफरवरेंस। फोर्थ रिएक्शन हमने पढ़ी थी, रिएक्शन विथ सल्फेट हम ऐसे लिखें, आप सल्फेट तो पता है आपको, SO4- या बाइसल्फेट
बिल्कुल उसी तरह से अगर इनकी रिएक्शन मतलब एसिड की रिएक्शन हम सल्फेट से करा दें या बाई सल्फेट से करा दें SO4- तो फिर सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और इसके साथ SO3 गैस निकल जाएगी। ठीक है। फिफ्थ रिएक्शन थी रिएक्शन विथ, ये सल्फेट है और बाई सल्फेट है। अगली रिएक्शन है सल्फाइड SO3- और बाई सल्फाइड HSO3-। तो एसिड की रिएक्शन अगर आप सल्फाइड या बाई सल्फाइड से कराते हैं तो भी सेम रिएक्शन होती है, साल्ट बनता है, वाटर बनता है और SO3 के जगह पे SO2 गैस रिलीज हो जाती है। लास्ट रिएक्शन हमको इसमें पढ़नी थी रिएक्शन विथ बेस, और इसमें हमने आपको बताया था कि जब कोई भी एसिड किसी भी बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, और इस रिएक्शन का नाम हम लोग देते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस के इफेक्ट को और बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है। डेली लाइफ में इसका बहुत सारा यूज है, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे हमारे स्टमक में आपको पता है, जो हमारा स्टमक होता है बेटा, तो स्टमक के अंदर HCl सिक्रीट होती है जो एसिड है, और ये HCl की वजह से जो हम फूड लेते हैं उसका डाइजेशन इजी हो जाता है। बट कभी कभी ओवर ईटिंग या कुछ और वजह से इस HCl का सिक्रेशन अगर ज़्यादा हो गया तो एक कंडीशन अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी। आप सबको पता होगा कि घरों में कहा जाता है कि स्टमक में, पेट में जलन हो रही है, गले में जलन हो रही है। एक्चुअल में वो एसिडिटी की कंडीशन होती है, और उस केस में हम लोग एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज करते हैं, और कोई बेसिक सब्सटेंस रिमेडी के रूप में, दवा के रूप में दी जाती है, और वो बेसिक सब्सटेंस HCl के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो एसिडिटी की जो कंडीशन है उससे हमको रिलीफ मिल जाती है। इसी तरह से इंसेक्ट बाइट में भी आपने सुना होगा कि आपको बी या वर्म्स काट लेते हैं तो वहाँ पे आयरन या चूने का पानी ये सब लगाया जाता है। तो उसके पीछे रीज़न यही होता है कि जो भी इंसेक्ट बाइट में केमिकल निकलता है जिसके वजह से इरिटेशन होता है, तो उसका अगर नेचर एसिडिक है तो कोई बेसिक सब्सटेंस उस पर रब करेंगे, अप्लाई करेंगे, और अगर बेसिक है तो एसिडिक करेंगे। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे, और जो भी कंडीशन आ रही थी वो नलीफाई हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है। ये सब कुछ बेसिक बातें हैं। इतना सब कुछ करने के बाद हम आपको एक चीज़ और बता दें। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है? CO2 गैस निकल रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि CO2 गैस निकल रही है? SO2 या SO3 गैस निकल रही है, तो सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकल रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम कैसे जान पाएंगे कि ये गैस हाइड्रोजन ही है, ये गैस CO2 है, ये गैस SO3 या SO2 है? इनफैक्ट मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि टेस्ट ऑफ गैस, इन गैसेस का टेस्ट कैसे करेंगे। तो मान लो कोई गैस निकल रही है और उसको अगर आप बर्न करो
जलाओ, और अगर पफ साउंड के साथ वो जल रही है तो हाइड्रोजन गैस होती है। गैस में अगर बर्निंग सल्फर के जलाने की स्मेल आती है तो वो गैस SO2 या SO3 हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड हो सकती है। मेन हमको समझना है CO2 का टेस्ट, कि CO2 का टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए तो आप याद रखेंगे कि ये पफ साउंड के साथ बर्न होता है और इन दोनों से बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, ठीक है। हमको CO2 का पढ़ना है थोड़ा सा, कि CO2 कैसे, इफावलेंस, देखो बेटा CO2 जो हमने पढ़ा है ना उसी का यूज करेंगे। टेस्ट ऑफ CO2 का टेस्ट कैसे करेंगे। CO2 का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑक्साइड है कार्बन का, कार्बन नॉन मेटल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया नॉन मेटल ऑक्साइड, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है। अब इसका टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे हमको पता चलेगा कि गैस जो निकल रही है वो CO2 है। तो देखो सिंपल सा टेस्ट है बेटा, आपने सुना होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं चूने का पानी या स्लैक लाइम या लाइम वाटर, या इसी का नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे नाम एक ही हैं। और इस स्लैक लाइम का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, COLOURLESS, तो ये कलरलेस होता है, ठीक है। और इस स्लैक लाइन में अगर आप CO2 गैस पास करा दो तो थोड़े देर बाद जो कलरलेस सॉल्यूशन था उस कलरलेस सॉल्यूशन का कलर जो होता है वो मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। अगर आप स्लैग लाइन में CO2 गैस पास कराते हो तो स्लैग लाइन जो कलरलेस था CO2 गैस पास कराने से मिल्की हो जाता है। तो कोई गैस है और उस गैस को अगर आप स्लैग लाइन में पास करा रहे हो तो इसका कलर मिल्की हो रहा है, तो आप ये थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि हो सकता है ये गैस कौन सी है, CO2 है, बट ये कन्फर्म नहीं है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि मिल्की क्यों होता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन बना लेता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट पानी में घुला होता है और इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मिल्की कलर आता है। ठीक है, तो ये तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो गया कि अगर हम स्लैग लाइन में कोई गैस पास कर रहे हैं और उसका कलर मिल्की हो रहा है तो हो सकता है कि वो गैस CO2 है। ठीक है, मिल्की कलर क्यों आया? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, अब कंफर्म कैसे हो कि ये गैस CO2 ही है? तो आपको क्या करना है कि जो सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन बना है, एक्वस सॉल्यूशन जो बना है मिल्की कलर का, उस सॉल्यूशन के बनने के बाद भी आप उसमें कुछ देर तक और CO2 गैस पास कराते रहो। आपने स्लैग लाइन लिया, उसमें गैस पास कराई, गैस पास कराते ही उसका कलर मिल्की होने लगा तो आपको एक अंदाजा हो गया कि हो सकता है कि ये CO2 गैस हो। आपने उसको कंफर्म करने की कोशिश की तो क्या किया
कि अब इस मिल्की कलर में CO2 गैस पास कराना रोका नहीं, अभी इसको कंटिन्यू रखा। तो थोड़े समय के बाद ये मिल्की कलर जो है वो फिर से डिसअपीयर होता है, गायब हो जाता है। मिल्की कलर डिसअपीयर, गायब हो गया। अगर मिल्की कलर CO2 को कुछ देर और पास करने से गायब हो गया, गैस को कुछ देर और पास करने से गायब हो गया, तो ये कन्फर्म हो गया ये गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर ये मिल्की कलर डिसअपीयर क्यों हो गया? तो मिल्की कलर डिसअपीयर होने का कारण होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन फिर CO2 से रिएक्शन करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है, और इसका फार्मूला होता है CaHCO3 का होल प्लस, और ये कलरलेस होता है। इसका नाम क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा। तो दिस इज द टेस्ट ऑफ CO2। कैसे करेंगे? स्लैग लाइन लेंगे, कलरलेस होता है, इसमें गैस पास करेंगे। अगर इस स्लैग लाइन का कलर मिल्की हो गया तो हमें उम्मीद जग जाएगी कि ये गैस जो पास किया था वो CO2 था। देर तक पास करते हुए अगर CO2 ये मिल्की कलर डिसअपीयर हो गया तो कंफर्म हो जाएगा कि गैस CO2 ही है। अब इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम मिल्की कलर किसके वजह से आता है? तो दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एक्वस सॉल्यूशन। नाउ आपसे ये पूछा जा सकता है कि देर तक पास करने में डिसअपीयर क्यों हो गया? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, और इस बाइकार्बोनेट का कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है, तो ये कलर गायब हो जाता है। ठीक है बेटा। तो ये 3 गैस आप ध्यान रखेंगे। अब देखो इसी का एक दूसरा एप्लीकेशन है टेस्ट के बाद। व्हाइट वाश में कौन सी रिएक्शन यूज होती है? व्हाइट वाश जो घरों में पुताई की जाती है वो किसके वजह से होता है? तो आपने देखा होगा कि घरों में पुताई करने के लिए अब तो अलग अलग तरीके से केमिकल्स आ रहे हैं, अलग अलग तरह के पेंट आते हैं। बट पहले हमारे टाइम पे जब होली दीपावली या घर में कोई फंक्शन होता था तो चूना पत्थर लाया जाता था, बड़े बड़े पत्थर होते थे। और एक्चुअल में चूना पत्थर होता क्या था? ये होता था CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोलते थे क्विक लाइम, क्विक लाइम। और इस चूने पत्थर को हमने ये रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस क्विक लाइम की जब वाटर से रिएक्शन कराई जाती थी तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइम बनता था। ठीक है। और यही स्लैग लाइम जो कि कलरलेस होता था, इसको दीवार पे ब्रश से हम लोग पेंट करते थे। होता क्या था कि ये CaOH का होल ट्वाइस जो एटमॉस्फेयर में है CO2 होती थी, उसको एब्जॉर्ब करके और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता था। और अभी हमने देखा कि इस कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होता था? वाइट या मिल्की होता था। तो इसी कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से हमारे दीवार की फिनिशिंग आती थी। ठीक है। फिर से एक बार क्विक लाइम लेते थे, कैल्शियम का ऑक्साइड, इसको वाटर में घोल देते थे। ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती थी, लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती थी। और इस एनर्जी के निकलने की वजह से जिस बर्तन में हम लोग क्विक लाइम डालते थे वो बिल्कुल गर्म हो जाता था, खौलने लगता था। ठीक है। अब इस स्लैग लाइम
से आप पेंट करते थे और ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 को एब्जॉर्ब करके मिल्की कलर का कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता था और इसी की वजह से हमारे दीवार की फिनिशिंग आती थी। तो ये रिएक्शन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी रिएक्शन व्हाइट वाश में यूज की जाती है तो आपको ये पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, स्टेटमेंट आप बना सकते हो ना। इस तरह से हमारा एसिड वाला पार्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत कम है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हमको सिर्फ इसमें 2-3 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, बेस बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं देते, ठीक। अब बेस, हम बेस के बारे में पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। कुछ एक बेस आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए NaOH, KOH, NH4OH, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, ऐसे ही 2-4 बेस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक। अब पहले हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। आपने अभी हमने आपको बताया कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, वो बड़ा है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब बेस के साथ बहुत कम मेटल रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और कौन रिएक्ट करते हैं, इसके लिए जो सेमी मेटल्स होते हैं, या इन्हीं को बोलते हैं मेटलॉइड्स, सिर्फ यही बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, बाकी मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो स्पेसिफिक इसमें आपको 2-3 रिएक्शन बस याद रखनी है। ध्यान ये रखना है कि सारे मेटल, जैसे मैक्सिमम मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे थे, ऐसे ही कुछ नहीं करेंगे। कुछ एक मेटल बेस के साथ रिएक्शन करेंगे और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे मान लीजिए हमने बेस लिया NaOH और इसकी रिएक्शन करा दी जिंक से, ठीक है। तो जिंक से रिएक्शन कराओगे तो बनता है Na2ZnO2 और इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, सोडियम जिंकेट, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। आप इसको बैलेंस कर लेना। तो पहला हो गया रिएक्शन विथ जिंक। दूसरा, आपको इसमें 2-3 रिएक्शन याद रखनी है। अगर इसी का NaOH का रिएक्शन हम एल्युमिनियम से करा दें तो एल्युमिनियम की रिएक्शन हमेशा वाटर के प्रेजेंस में होगी और ये बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2। इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और साथ में निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। फिर आप बैलेंस कर लेना। बैलेंस करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन 3 हो जाएगी, ठीक है। एक और रिएक्शन आपको याद रखना है, वो है इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिन के साथ, स्टेनस के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करा दें तो ये बनता है सोडियम स्टेनेट और होता है Na2SnO3 और साथ में निकल जाती है हाइड्रोजन गैस। इसका नाम है सोडियम स्टेनेट, ठीक है बेटा। तो रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल में आपको यही 3 रिएक्शंस याद रखनी है। आपसे जब भी पूछा जाएगा इन्हीं तीनों में से कोई एक रिएक्शन पूछी जाएगी। इसमें मैंने आपको बैलेंस
हो सकता है हो सकता है नहीं हो, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि एग्ज़ाम में अनबैलेंस रिएक्शन इनकम्प्लीट होती है और इनकम्प्लीट रिएक्शन पे आपको मार्क्स भी इनकम्प्लीट मिलते हैं। तो आपके प्रैक्टिस में होनी चाहिए अभी बात कि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखो तो वो रिएक्शन बैलेंस करके लिखो। तो एक बार चेक करना, चेक वेदर रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट, और अगर नहीं है तो आपको बैलेंस करना है। ठीक है, फिर से एक बार कि बेस मेटल, कुछ ही मेटल बेस के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस देंगे। इस हाइड्रोजन गैस को अगर आप बर्न करोगे तो पफ साउंड से बर्न होती है। इसमें आपको पहला जिंक से रिएक्शन पढ़ना है, दूसरा एल्यूमिनियम से और तीसरा टिन या स्टेनलेस से। अगर जिंक से कराओगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा। सोडियम जिंकेट का फार्मूला याद रखना Na2ZnO2। एल्यूमिनियम से कराओगे तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा, फार्मूला होता है NaAlO2। और अगर टिन के साथ कराओगे तो सोडियम स्टेनेट बनता है Na2SnO3। इसमें अभी कोई सिमिलरिटी नहीं है कि मैं आपको तरीका बता दूं आपके लेवल पे, बस ये 3 रिएक्शन आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, तो ये हो गई रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। अब दूसरी रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जब भी रिएक्शंस होती हैं तो वो अपोजिट नेचर में होती है। एसिड बेस के साथ, बेस एसिड के साथ, एसिड एसिड आपस में कोई रिएक्शन नहीं, बेस बेस आपस में कोई रिएक्शन नहीं। तो सेकंड रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। देखना बेटा, बेस की रिएक्शन हम लोग नॉन मेटल ऑक्साइड से कराने जा रहे हैं। याद करो, एसिड के केस में हमने एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कराई थी, मेटल ऑक्साइड से कराई थी, लेकिन बेस के केस में हम लोग करेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड से। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि एसिड और मेटल ऑक्साइड में एसिड का नेचर एसिडिक हो गया और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता था? बेसिक होता था। उसी तरह से बेस तो बेसी है और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि जिस तरह से आपने बोला था कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, एक्सेप्ट दो आपने याद रखे थे, Al2O3 और ZnO, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड। सिमिलरली नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होंगे और इसमें आपको एक्सेप्शन याद रखना है CO, NO, N2O और H2O। ये ऑक्साइड मेटल के जो थे वो एम्फोटेरिक थे, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं ना, ये न्यूट्रल होते हैं, तो इनका नेचर ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन हमेशा एसिड और बेस के बीच ही होगा। अब बेस लिया है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड लेंगे, क्यों? नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं इन चारों को छोड़ के। यही चार ऐसे नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं जो एसिडिक नहीं होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो ये तो जनरल बात हो गई। अब रिएक्शन देखते हैं कि क्या बनता है। तो जब भी बेटा आप बेस की रिएक्शन
नॉन मेटल ऑक्साइड से कराओगे तो रिएक्शन उसी तरीके से होगी जिस तरीके से पिछले बार हुई थी। क्या बना था, जब आपने एसिड और मेटल की रिएक्शन कराई थी तो साल्ट और वाटर बना था। तो यहाँ पे बेस और नॉन मेटल की ऑक्साइड की रिएक्शन कराओगे तो भी साल्ट और वाटर ही बनेगा। ठीक है, तो कॉमन सी रिएक्शन होती जा रही हैं, बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो इस वजह से एक बार आपको समझना है। बेस, नॉन मेटल ऑक्साइड, एसिड, तो बेस और एसिड बनाते हैं साल्ट और वाटर। बेस ले लो कोई सा भी, मान लो हमने ले लिया NaOH, नॉन मेटल का ऑक्साइड, सबसे कॉमन नॉन मेटल ऑक्साइड CO2, क्या बनेगा साल्ट। कैसे बनाते थे, मेटल का केटायन लेते थे, मतलब बेसिक पार्ट से केटायन लेते थे तो प्लस, और यहाँ से हम लोग लेते थे इसका एनायन, तो ये बन जाएगा CO3 माइनस माइनस। फार्मूला बनाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा Na2CO3 और इसके साथ बन जाएगा वाटर। ठीक है, तो अगर आप किसी बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड से कराते हो तो साल्ट और वाटर बन जाता है। ठीक है, एक और रिएक्शन देख लो, और ये दो रिएक्शन आप ध्यान रखना। जैसे मान लो कि हमने कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड लिया, अभी जो रिएक्शन पड़ी थी व्हाइट वाश वाली, इसमें CO2 पास किया, तो ये बेसिक है, CO2 एसिडिक है, बेस और एसिड साल्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा साल्ट बेटा, CaCO3 प्लस H2O। ठीक, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक, और तीसरी रिएक्शन है बेस की, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड, बस हम लोग बेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो बेस ले लिया पहले, एसिड ले लिया बाद में। एसिड के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कहा था रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, बात तो वही है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का आपने आपको बताया था, ये रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, मतलब इस रिएक्शन के होने में एनर्जी रिलीज होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा, जिस टेस्ट ट्यूब में आप इस एक्सपेरिमेंट को करा रहे होंगे, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा रहे होंगे, वहाँ एनर्जी रिलीज होगी और इसी एनर्जी की वजह से उस टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एक डाटा भी दिया था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिला के और 1 मोल हाइड्रोजन बनाते हैं तो यहाँ से लगभग 13.6 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी का नाम है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बहुत ज़्यादा इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हो सकता है कि कभी आपके कुछ न्यूमेरिकल आ जाए तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसे अब तक तो नहीं ऐसा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके 1 मोल वाटर बनाएंगे, 1 मोल वाटर बनने में 13.6 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी कहलाती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इन दोनों में से कोई भी एक या दोनों के दोनों, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो 13.6,
1 मोल वाटर बनने में। अगर इन दोनों में से कोई एक वीक है या दोनों के दोनों वीक हैं तो एनर्जी इतनी नहीं निकलेगी, इससे थोड़ी सी कम निकलेगी। ठीक है, चलो इसके भी एग्जाम्पल, कुछ एक एग्जाम्पल हम देख लें। जैसे मान लो हमने एसिड लिया, एसिटिक एसिड CH3COOH और बेस लिया NaOH। ठीक है, तो एसिड और बेस, साल्ट और वाटर। साल्ट कैसे बनाते हैं? CH3COO- और Na प्लस, और प्लस क्या बन जाएगा? H2O। इसका नाम होगा, ये आयन CH, मैंने आपको बताया था क्लास में कि इस आयन को बोलते हैं एसीटेट आयन। ये है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड से आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक H+ निकाल दिया, तो जो बचा उसको बोलते हैं एसीटेट आयन। एसीटेट आयन सोडियम मेटल के साथ कंबाइंड हुआ, कंपाउंड बना, तो इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। अब मान लो हमने इसका 1 मोल लिया है, इसका 1 मोल लिया है, इसका भी 1 मोल बना है और 1 मोल वाटर भी बना है। तो 1 मोल वाटर बना है, एनर्जी निकलनी चाहिए 13.6, लेकिन ये 13.6 किलो कैलोरी हमने आपसे बताया था कब निकलता? जब दोनों के दोनों स्ट्रांग होते। आप ध्यान से देखो, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, और जैसे ही एसिड और बेस में से कोई एक या दोनों वीक हो जाएंगे तो जो एनर्जी निकलेगी वो कम निकलेगी 13.6 से। यहाँ निकलने वाली एनर्जी 13.6 किलो कैलोरी से थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, चलो इसका दूसरा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। सपोज करो हमने लिया H2SO4, ठीक है, और बेस लिया NH4OH। एक है एसिड, एक है बेस, रिएक्शन होगी साल्ट और वाटर। साल्ट क्या बनेगा? NH4 प्लस और SO4 माइनस माइनस, दो इसके साथ आ जाएंगे तो ये बन जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, अमोनियम सल्फेट, इसका नाम है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये साल्ट है, और इस अमोनियम सल्फेट के साथ हमें क्या मिल जाएगा? 2 वाटर के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। तो हमने बताया था कि 1 मोल वाटर निकलने में 13.6 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। 2 मोल निकले हैं तो इंटू 2 हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब दोनों के दोनों स्ट्रांग होंगे। ये तो स्ट्रांग एसिड है, बाकी ये वीक बेस है। हमने कहा दोनों में से कोई एक या दोनों के दोनों वीक होंगे तो निकलने वाली एनर्जी इससे कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसके बाद कुछ चीजें हमको और पढ़नी है कि क्या चीज सारे एसिड में कॉमन होता है। व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स एंड बेस? आपने देखा बेटा कि हम लोग जनरल बोलते जा रहे थे कि किसी भी एसिड की रिएक्शन एक्टिव मेटल से करा दोगे, एक्टिव मेटल से करा दोगे तो हाइड्रोजन गैस
निकलनी ही है, बाकी जो बनेगा वो तो ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एसिड ले लो, कोई भी एक्टिव मेटल ले लो, तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब ये संभव कब है? मेटल के पास तो हाइड्रोजन होता नहीं है और हर एसिड से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। हम ये बोल सकते हैं ना कि ऑल द एसिड्स हैव हाइड्रोजन। अब ये आपकी बात जो है वो सिर्फ सही है जो एसिड बेस की हम लोगों ने पहली थियरी पढ़ी थी, आर्हेनियस थियरी, उसके हिसाब से, ठीक है। तो एक कॉमन बात निकल के आई कि सारे एसिड के पास हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है। हम ये पढ़ रहे हैं कि कॉमन क्या होता है, तो सारे एसिड के पास हाइड्रोजन एटम होता है, ये बात कॉमन निकल के आई, ठीक। अब इस बात को हम चेक कैसे करें कि सारे एसिड के पास हाइड्रोजन एटम, तो मान लीजिए हमने ऑक्सीजन लिया और इसको पानी में डिजॉल्व किया H2O में, तो ये H+ Cl- बना देगा। H2SO4 लिया, इसको वाटर में डिजॉल्व किया तो 2H+ SO4 माइनस बना दिया, ठीक है। नाइट्रिक एसिड लिया HNO3, इसको वाटर में डिजॉल्व किया तो एक हाइड्रोजन आयन और एक नाइट्रेट आयन बन गया। एसिटिक एसिड लिया CH3COOH, इसको पानी में डिजॉल्व किया तो एक H+ और दूसरा एसीटेट आयन बन गया, ठीक है। तो इन सारे एसिड्स में आपको पता चल रहा है कि इनको डिजॉल्व करते हैं तो H+ आयन मिलता है। H+ आयन ये सारे एसिड वाटर में देते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा कि ये H+ आयन की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। बस आप याद रखो कि इस H+ की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। कम होने की वजह से ये हाइड्रोजन आयन तुरंत वाटर से रिएक्ट करके और बना लेगा H3O+, और अब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो हर एसिड वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन देता है, लेकिन इस हाइड्रोजन आयन की स्टेबिलिटी कम होती है और इस कम स्टेबिलिटी की वजह से ये वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके H3O+ बना लेता है, और जितने हाइड्रोजन आयन बनेंगे उतने ही H3O+ वाटर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर कहीं पे ये लिखा हो या ये लिखा हो तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब एसिड को वाटर में डालने पे ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगी। जैसे कहीं भी आपसे पूछा गया कि किसी सब्सटेंस में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस सब्सटेंस में या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या उसके पास आयंस हो।
क्या हो, आयंस हो। ये बेसिक बात है। जैसे मान लीजिए इस चॉक पे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं और इस चॉक से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जा रहा है, तो 100% श्योर है कि या तो इस चॉक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या इसमें कुछ आयंस हैं। ठीक है, आपने अपनी पेंसिल देखी होगी, तो पेंसिल के ऊपर जो लकड़ी का कवर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, वुड में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर जो ग्रेफाइट की रॉड होती है वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो या तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो आयंस होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस द्वारा ही कैरी किया जाता है। ठीक है, ये कैरियर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं, मेटल्स में। तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो 100% ये कन्फर्म सी बात है कि उस सॉल्यूशन में आयंस होंगे। यानी कि अगर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी, किसी सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो और उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है, आयंस है। ठीक है, अब ये तो बात हुई कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है कि नहीं। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि अगर सॉल्यूशन में आयंस हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी और आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। जैसे मान लो हम एक एक्सपेरिमेंट करें, हमने एक बर्तन लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, इसमें हमने प्योर वाटर रखा। प्योर वाटर H2O के अलावा इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। इसमें हमने प्योर एसिड लिया, एसिड के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, और एक में हमने एसिड प्लस वाटर लिया। ठीक है, इन तीनों ही अरेंजमेंट में हमने इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ये रॉड होती है, जनरली ग्रेफाइट की ली जाती है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। यहाँ पे भी हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड लगा दिए, और इन इलेक्ट्रोड को एक वायर से कनेक्ट करके बल्ब से जोड़ दिया। यहाँ पे भी बल्ब लगा दिया। हम इधर बना दे रहे बेटा, ध्यान रखना, ये बल्ब है और ये ले आके वायर से जोड़ दिया। एक यहाँ पे बल्ब लगा के और इनको वायर से जोड़ दिया। ठीक है, अब जैसे ही बल्ब को जोड़ोगे तो प्योर वाटर के केस में आप चाहो तो बल्ब के साथ साथ इसको एक बैटरी से भी जोड़ दो, बैटरी से जोड़ दो, क्योंकि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना। एक बैटरी से जोड़ दिया। अब जैसे ही बैटरी का स्विच ऑन करेंगे तो वाटर के अंदर बल्ब नहीं जलेगा। प्योर वाटर के अंदर, प्योर एसिड के अंदर भी बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन एसिड और वाटर के सॉल्यूशन में जैसे ही आपने बैटरी का स्विच ऑन किया ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। अब बल्ब कैसे ग्लो करेगा, जब ये करंट मान लो यहाँ से चली होते हुए ये आई और बल्ब का सर्किट कंप्लीट हो गया, तो अगर ऐसा हुआ है तो बल्ब ग्लो करेगा और नहीं तो नहीं करेगा। देखो अब ये वायर है, ये वायर है, ये वायर है, ये मेटल मतलब इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, तो मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो इलेक्ट्रोड है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अब बात बचती है कि इस सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है
तो बल्ब जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। सेम यहाँ पे अगर ये लिक्विड के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है तो बल्ब जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। यहाँ पे जलेगा तब जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। बल्ब नहीं जल रहा है इसका मतलब कि प्योर H2O इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, तो ये नॉन कंडक्टर है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करा सकता। प्योर एसिड एक बूंद भी पानी नहीं चाहिए, प्योर एसिड भी नॉन कंडक्टर है। लेकिन अगर आपने वाटर में एसिड की 2-4 बूंद मिला दी है तो वो सॉल्यूशन जो बनता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाता है। ठीक है, तो इस 3 एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आया हमको कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, प्योर एसिड भी नहीं करेगा, एसिड और वाटर का सॉल्यूशन कंडक्ट करेगा। मतलब इनडायरेक्ट में हम बोलेंगे कि प्योर वाटर में कोई आयन नहीं होगा, प्योर एसिड में भी कोई आयन नहीं होगा। ठीक है, और वही प्योर एसिड में अगर वाटर मिला दोगे तो यहाँ पे आयन आ जाएगा और इसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला? हमने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस का होना जरूरी है, आयंस का होना जरूरी है। तो प्योर वाटर H2O ये प्योर है तो कभी भी H+ और OH- में डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से प्योर HCl है तो ये भी कभी H+ और Cl- नहीं देगा। लेकिन अगर इसी HCl में पानी मिला दिए हैं, H+ बना दिया है तो ये H+ और Cl- दे देगा। ठीक है, तो आपने ये कहा था अभी कि कोई भी एसिड हो, हर एसिड के पास हाइड्रोजन होता है, लेकिन ये हाइड्रोजन सिर्फ हमको मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। बिना एसिड के बिना वाटर के प्रेजेंस के ये एसिड H+ आयन नहीं देगा। ठीक है, तो एसिड के पास H+ तो होता है लेकिन वो H+ सिर्फ देगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस पे आपसे ढेर सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके पास ड्राई HCl गैस है। ड्राई HCl गैस का मतलब ये हो गया कि इस HCl गैस में वाटर की एक ड्रॉप भी नहीं है, और दूसरा वेट है, वेट HCl गैस है। इन दोनों का लिटमस टेस्ट करें तो ड्राई HCl जो है ये H+ नहीं देगा। क्यों? H+ देने के लिए वाटर जरूरी है, ड्राई में वाटर नहीं है, और H+ नहीं देगा तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करेगा। वेट HCl है तो ये H+ दे देगा, और H+ मिल गया तो फिर यहाँ पे लिटमस टेस्ट कराओगे तो ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। ठीक है, तो हमको क्या समझ में आया कि हर एसिड के अंदर H होता है, लेकिन ये H हमको मिलता है सिर्फ वाटर के अंदर, और इसीलिए कोई भी एसिड अगर उसमें वाटर नहीं है तो वो लिटमस टेस्ट नहीं देगा। लिटमस टेस्ट देने के लिए वाटर का होना जरूरी है। ठीक है, अब बात आती है कि जो एसिड है वो कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में,
क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन मिल जाता है। तो क्या, जैसे मान लो HCl है, तो HCl का एक्वस सॉल्यूशन है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। एसिटिक एसिड है CH3COOH, तो इसका भी एक्वस सॉल्यूशन है तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जैसे ही वाटर में आप डालोगे तो ये H+ दे देगा, ये भी H+ दे देगा और ये भी H+ दे देगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन वाटर में आयंस के रूप में आ जाता है। तो क्या जितने भी कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन है, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, एल्कोहल C2H5OH, सुक्रोज C12H22O11, क्या इनका एक्वस सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा, ये कंडक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनके एक्वस सॉल्यूशन से आपको H+ नहीं मिलता है। ठीक है, तो सिर्फ हाइड्रोजन होने से कोई सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। वो तभी करेगा जब उसका हाइड्रोजन H+ के रूप में यहाँ से वाटर के अंदर निकल सकता है। ग्लूकोज के अंदर, एल्कोहल के अंदर और सुक्रोज के अंदर जो H होता है, हाइड्रोजन होता है, वो H+ के रूप में निकलता नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये हो गई कुछ कॉमन चीजें। अब इसके बाद मैंने जो आपको PDF शीट दी है उसमें कुछ कॉमन एसिड के नाम और उनके यूज हैं, वो लिस्ट है, आपको याद करनी है, आप याद कर लेना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ, ताकत कैसे हमको पता चलती है। तो इसके लिए हम लोग एक यूज करते हैं pH स्केल। pH स्केल क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी सॉल्यूशन का pH कितना होता है, उसका क्या मतलब होता है, pH कम है तो कैसा सॉल्यूशन, pH ज़्यादा है तो कैसा सॉल्यूशन, दो अलग अलग pH वाले सॉल्यूशन का नेचर, उनका कंपैरेटिव स्टडी, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।